कराची पर कुदरत मेहरबान, सुबह सवेरे हल्की बारिश। आज से 19 सितंबर तक मुख्तलिफ शहरों में तेज बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से मगरबी हवाओं का सिलसिला शिमाली इलाकों में दाखिल होगा। खैबर पख्तूनख्वा, दीर, चित्राल, स्वात, कोहिस्तान समेत मुल्हका इलाकों में तेज बारिश मुतवक्के। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिश होगी। कराची में भी बूंदाबांदी का सिलसिला जारी। सिंध और पंजाब में सैलाब से तबाही। पंजाब को 500 अरब रुपए का नुकसान, लाखों एकड़ अराजी तबाह, 45 लाख अफराद मुतासर। सिंध में सूरत हाल तशवीशनाक। कच्चे के 80% इलाके ज़ेरे आब। कदकोट, ओबाड़ो, नौशेरो फिरोज और घोटकी में दर्जों निदहात डूब गए। मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत नक़ल वकानी कर रहे हैं। गुड्डू बराज के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, जबकि दरियाए सिंध में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। जमीन हमारी और उसकी हिफाजत भी हमें ही करनी है। दुनिया भर में आज ओजोन लेयर डे मनाया जा रहा है। फ़िज़ाई आलूदगी के खिलाफ वर्क थीम में अवाम अपना किरदार कैसा अदा करें, प्रोग्राम में माहिरीन की राय जानेंगे। कतर में इस्राएली दहशतगर्दी के खिलाफ उम्मत मुस्लिमा मुत्तहद हो गई। दोहा में हंगामी अरब इस्लामी सरबराही इजलास का ऐलानिया जारी। तमाम ममालिक से इसराइल को असलहे की फराहमी मुअत्तली समेत इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात पर नजरसानी का मुतालबा किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दोहा में अरब इत्तेहाद हंगामी इजलास से खिताब। कहा, इसराइली बर्बरियत को रोकने के लिए अरब टास्क फोर्स तश्कील दी जाएगी। जंगी जराइम पर इसराइल को कटहरे में लाना होगा। अगर हमने इत्तेहाद नहीं किया तो इसराइल इंसानियत के खिलाफ इसी तरह इक़दाम करता रहेगा। और भारत ने जेंटलमैन्स गेम को कर दिया दागदार। पाकिस्तान का मैच रेफरी तब्दील करने तक एशिया कप के मजीद मैचेस खेलने से इनकार। मैच रेफरी के जानिबदार रवैये पर पीसीबी का शदीद एहतजाज। मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को टूर्नामेंट से हटाने का मुतालबा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी और एमसीसी को खत लिख दिया, सख्त मौक़िफ़ अपनाया। पाक भारत मैच के दौरान एंडी पाइक्रॉफ्ट का रवैया स्पिरिट ऑफ गेम और एमसीसी कवानीन के मनाफी था। पीसीबी ने आईसीसी को खत लिखने में देर करने पर भी डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान बाहला को मुअत्तल कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आप देख रहे दुनिया बोल है। मैं हूं फैसल करीम और मैं हूं सादिया सैमसन। फैसल, आज आते आते आई होप आपको थोड़ी थोड़ी बारिश मिली होगी कहीं कहीं। यस, बिल्कुल। एंड वाज इट प्लेजेंट फॉर यू अंटिल नाउ? हाँ, अगर आप ऑफिस पहुंच जाएं बगैर रुके और आपको कहीं पानी खड़ा ना मिले कराची में तो वो प्लेजेंट ही होगा। एक्चुअली यस। और कहीं आपको सड़क टूटी हुई ना नजर आए और इस तरह की कोई सिचुएशन हो जहां से आपके लिए कोई ऐसा हो नहीं सकता। उसके लिए आपको ऐसे चलना पड़ेगा कि मुझे नजर ही ना ऐसे टूटी हुई। बाय द वे, जो आपने बात की ना, कराची वालों के साथ एक मसला है। वो एक दिन गड्ढे याद करते हैं, अगले दिन फिर दोबारा दूसरी जगह हो जाते हैं। कहते यार गड्ढे एक ही जगह रखे हैं यार, जिधर से जा सके। वेल, ऑन अ सीरियस नोट, कराची में मौसम बहुत बेहतर है। क्लाउड कवर है एंड जस्ट एज वी आर थिंकिंग कि मॉनसून खत्म हो गया है, मॉनसून ने कहा नहीं अभी आई एम स्टिल हियर। यस, नॉक नॉक, हु इज देयर? मॉनसून। तो मौसम खुशगवार हुआ है। अगर ओवरऑल पंजाब की बात की जाए, वहां पे अब ऐलान ये हुआ है कि 19 सितंबर तक लोग अलर्ट रहें, क्योंकि वहां भी और मुल्क के बालाई इलाकों में भी वक्फे से बारिश की पेशगोई की गई है। बिल्कुल। इस हवाले से वेदर रिपोर्ट ये है कि खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, पंजाब में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। वेराज पीडीएमए ने खैबर पख्तूनख्वा में ग्लेशियाई झीलें फटने के खदशे का भी अलर्ट जारी किया है। ये ज़रूर अलार्मिंग है। मुल्क भर में मौसम कैसा रहेगा ये भी जान लेते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं डीजी मैट होंगे हमारे साथ। फिलवक्त हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन मौसम की सूरत हाल जरूर जानेंगे कि इस वक्त क्या सिचुएशन और सैलाब से सिचुएशन क्या बनी हुई है बेसिकली। 19 सितंबर का जो अलर्ट है वो क्या हमारे लिए नहीं, उससे पहले सादिया जो हो चुका है ना, जरा उस पर भी हम फोकस कर लेते हैं। अलीपुर से हमारे नुमाइंदे मियाँ खुर्शीद हैं। मियाँ खुर्शीद, कल भी हमने आपसे अपडेट्स ली थी, क्या सिचुएशन अलीपुर में? कुछ बेहतरी आई है? जी बिल्कुल, जैसा कि आपको पता है कि अलीपुर में जो सैलाब की तबाहकारियां हैं वो अपने अरूज पर हैं। बोल न्यूज़ की टीम तकरीबन 2.5 घंटे का सफ़र तय कर इस दूर दराज इलाके में पहुंची है। ये बेट चन्ना का इलाका है, बस्ती खनानी है। यहाँ पर मुतासरीन जो है ना चारों तरफ पानी से घिरे हुए हैं, इनके मकान गिर चुके हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर ये मौजूद है। मजीद इनसे बात करेंगे कि किन मुश्किलात का शिकार है। बताइएगा, कितने लोग अभी तक पानी में फंसे हुए हैं? क्या यहाँ पर उनकी खुराक का कोई बंदोबस्त है? कोई हुकूमती एहलकार, ईदी या पाक आर्मी के अलावा कोई यहाँ पर पहुंचा है? कोई नहीं पहुंचा है भैया, है पहुंचे खड़े हैं
जरा ता खलानी दा बना है बेर चने दा इथे के जिया कुशानी बच्ची मकान ढह गए कुशानी बच्ची बाल बिल्ली बेटू बांध दे उते जिथा भाईजान आए बैठे ही तो सदा कोई रहा कनी ना सारे किने राशन है ना खावन पीवन दा सब भूख के बेहोश आसे। कितने दिन से आपको राशन नहीं मिल रहा था? साकू जरा आज 12वीं दिन आ रहे साकू को नहीं मिला राशन। 12 दिन से राशन इनको नहीं मिल रहा था, लेकिन आज जो है ना पाक आर्मी की जानिब से इनको राशन मुहैया किया जा रहा है। पाक आर्मी की 25 से ज्यादा बोट्स और उसके साथ जो ईदी है उनकी बोट्स यहाँ पर पहुंची है राशन लेकर। और इन लोगों में जो कि भूख से निढाल थे, ये देखे छोटे छोटे यहाँ पर बच्चे हैं जिन पे की कमीजें भी नहीं है उनके बदन पर, ये बच्चे हैं ये भी इनको जो है ना पाक आर्मी की तरफ से ये मिला है। ये यहाँ पर मौजूद है, जैसा कि मेरा कैमरामैन अगर आपको मजीद दिखा सके, ये तमाम ये बच्चे भी हैं छोटे छोटे, ये ईदी के एहलकार मौजूद है। कितना सामान कितना राशन लेकर यहाँ पहुंचे हैं? कम से कम 4000 बंदों का इंतजाम किया है। बाकी जो पीछे आ रहे हैं आर्मी वाले भी लेके आए ये राशन वगैरह, जितने भी बंदे हैं इनसे ये राशन बांट के जाएंगे। यहाँ पर राशन बांट के जाएंगे क्योंकि इन एरियाज में कोई नहीं पहुंच सका था, जहां पर पाक आर्मी की टीमें पहुंची हैं और उनके साथ ईदी की यहाँ पर टीमें पहुंची हैं और लोगों में जो है ना राशन यहाँ पर तकसीम किया जा रहा है। और लोग जो अभी तक भी फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू करने का जो अमल है वो भी पाक आर्मी की जानिब से जारी है। जी नुमाइंदे हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। ज़रा अक्रॉस सूरत हाल जान लेते हैं कि पंजाब से इधर और सिंध सखर में क्या सूरत हाल बनती इस वक्त नज़र आ रही है। शाहिद अली से जानते हैं। शाहिद अली, ग्राउंड रियलिटी जो हमारे सामने आ रही है वो यही है कि सैलाबी रेला बड़ा है और आसपास खैरपुर हो गया, दीगर इलाके हो गए, ज़मीनें हो गई, ये अपनी लपेट में लेता हुआ आगे बढ़ रहा है। ज़रा बताइएगा वहाँ क्या सूरत हाल? दरिया सिंध में गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है और अगर बात करें सखर बैराज की तो सखर बैराज पर भी अमली तौर पर ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला पहुंच चुका है। सखर बैराज से निकलने वाले सैलाबी पानी ने इस इलाके में पूरी तरह तबाही मचाना शुरू कर दी है। इस वक्त हम गोट चांदी खान जतोई के पास मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये सैलाबी पानी है जो यहाँ से सखर बैराज से निकल कर आ रहा है ये रेला, और यहाँ पर इस गाँव को जो है वो शदीद ख़तरात लाहक हैं। आप देख सकते हैं कि इलाके के लोगों ने अपनी मदद आपके तहत ये हिफाजती बंद जो है बनाया। रातों रात इन्होंने 24 घंटे मेहनत करके इस गांव को महफूज करने के लिए, अपनी ज़रूरी ज़मीनों को महफूज करने के लिए बंद बनाया है। इनकी ज़रूरी ज़मीनें पहले ही तबाह हो चुकी हैं। ये जितने भी खजूर के बागात हैं, यहाँ भी जितनी फसलें थी वो पूरी तरह दरिया के अंदर हैं और कई फुट पानी यहाँ मौजूद है। लेकिन ये पानी की मिक़दार में इजाफा हो रहा है। ऐसा लगता है कि अगर पानी मज़ीद आया तो इस बंद को तोड़ सकता है। हमारे साथ इलाके के नौजवान राहिल जतोई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आपकी तो पहले भी इस तरह भी फसल डूब चुकी है और अब यहाँ भी जो है सैकड़ों एकड़ पर आपकी फसल है, इसको भी खतरात लाहक है। जी बिल्कुल, जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारी सारी की फसल है, ये उसकी हिफाजत के लिए हमने बंद बांधा हुआ है। और यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी मतलब कि अमला नहीं आया अभी तक, या कोई ऐसे, ये देखें आप घर भी हमारे जब्त में आ चुके हैं पानी के, कोई ऐसा बोर्ड नहीं है, कोई ऐसा रेस्क्यू के एहलकार नहीं है यहाँ पे। हम अपील करते हैं साईं मुराद अली शाह को, सिंध के जो वज़ीर आला हैं, तो वो आएँ इस तरफ देखें और लोगों की हिफाजत के लिए कुछ इक़दाम सरअंजाम दें। बिल्कुल दुरुस्त बात है। इनका जो है वो जो मुतालबा है वो दुरुस्त नज़र आता है क्योंकि इन्होंने अपनी मदद आपके तहत ये बंद जो है वो दिनों रात कोशिश करके बांधा है। लेकिन पानी जो है वो देखिए कितनी तेज़ी से सैलाबी पानी बढ़ा है कि उससे टकरा रहा है। और अभी जो है गुड्डू बैराज से निकलने वाला ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला सखर से गुजर रहा है। सखर पर मज़ीद पानी की मिक़दार में इजाफा होगा तो ऐसे में नुकसान जो है वो हो सकता है इस इलाके को। लोग अपील कर रहे हैं कि इंतज़ामिया इस तरफ तवज्जो दे, रेस्क्यू 1122 या दीगर इदारे जो हैं वो यहाँ पर आएँ और देखें कि यहाँ के लोगों को ख़तरा है। इनके गाँव जो है वो ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं, पानी जो है वो अब इनकी ज़रूरत से आगाह करने के लिए बात कर लेते हैं। गुलाम मुस्तफ़ा साहब मौजूद हैं, कर्नल रिटायर गुलाम मुस्तफ़ा। ओडो साहब जो है रीजनल हेड हैं सखर के ऑपरेशंस के लिए 1122 से। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सखर की सूरत हाल अभी हम अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से जान रहे थे और वो यही कह रहे थे कि यहाँ लोगों ने हिफाजती बंद बांध रखे हैं अपनी फसलों को बचाने के लिए, लेकिन ज़्यादा देर वो नहीं रोक पाएंगे जिस तरह का रेला पीछे से आ रहा है। इस वक्त क्या रेस्क्यू सिचुएशन है? Thank you very much. Really grateful for taking me on board. मैं जिस रीजन में हूँ, आई एम लुकिंग आफ्टर सखर और लाड़काना डिवीजन्स, अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल रीजनल हेड कर रहा हूँ SIS 1122 को। तो सैलाब की सूरत हाल जब शुरू हुई थी तो फ्राम डे वन आई एम पार्ट ऑफ एवरी मीटिंग विद द कमिश्नर डाउन टू AC लेवल।
तो जिस तरह के इंतजाम इस मरतबा हुए हैं कोऑर्डिनेटेड और वेल ऑर्गेनाइज्ड, उसमें जो मेन बंद है अल्हम्दुलिल्लाह वो तो अभी तक मेरे हिसाब से उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और फ्लड की सूरत हाल देखें तो गुड्डू में कल और आज का मैं मुआवजा करूँ तो ऑलमोस्ट कोई 11,000 जो पानी का फ्लो था उसमें कमी आई हुई है। अलबत्ता सक्खर की तरफ जो है ये थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है और 24 आवर्स के दौरान ऑलमोस्ट 32,000 पानी में इंक्रीज आया है। तो बाकी जो जिसकी आप बात कर रही हैं कि जो कच्चे के साथ जितने गांव हैं, ये जनरली अगर आप हिस्ट्री देखें तो ये मोस्टली जो है ना इनमें पानी की प्रॉब्लम आती है और इट इज़ फ्रॉम डे वन। और इस मरतबा आई हैव सीन कमिश्नर सक्खर स्पेशली और कमिश्नर लाड़काना एज वेल और डीआईजी सक्खर भी सिक्योरिटी हमें ये बताएगा कि कितने लोगों को रेस्क्यू किया है, उसमें बच्चे और खातीन की क्या सिचुएशन है, कहाँ इनके कैंप्स मौजूद हैं, वहाँ क्या फैसिलिटेशन है इनके लिए? अच्छा सादिया साहबा, इस तरह है कि इस मरतबा जो कैंप्स बने हैं वो पास से थोड़े से डिफरेंट हैं। इस मरतबा यानी स्टार्टिंग फ्राम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और उसके बाद जो मेडिकल कैंप्स हैं डीएचओ की तरफ से। जी अच्छा, इसमें गुलाम मुस्तफ़ा साहब अब मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि हम बात कर रहे हैं अगर लॉस ऑफ लाइव्स, बट इसमें लॉस ऑफ लैंड भी है, तो कोई अंदाज़ा, ऑल्दो के यू आर रेस्क्यू 122, बट कोई अंदाज़ा हम लगा सकते हैं इंशाल्लाह ताला ये पानी निकल जाएगा, रिसीड हो जाएगा सारी चीज़ें, बट जो लाइव स्टॉक है कितना मुतासर हुआ है लोगों का? ज़रई ज़मीन बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट सक्खर, वी टॉक अबाउट खैरपुर, हमारे जहन में जो आती है वो जो खजी की फसल है सारी, तो कितना हम लॉस एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारी एग्रीकल्चर को, लाइव स्टॉक को? काइंडली आपकी आवाज़ जो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, अगर इफ यू कैन रिपीट। हाँ, मैं कर देता हूँ गुलाम साहब। बात यह है कि कितना लाइव स्टॉक का नुकसान, कितना ज़रई ज़मीन का नुकसान हुआ है, हम इस पे कुछ तखमीना लगा पाए हैं अभी तक? फैसल भाई आपकी आवाज़ इनफैक्ट नहीं आ रही। मुझे ये बताइएगा कि एक तो ये जानना चाहते हैं कि आपने कितने लोगों को रेस्क्यू किया है, आपके पास क्या डाटा मौजूद है। दूसरा, ऑब्वियसली लोग परेशान हैं, उनकी फसलों का नुकसान हुआ है, उनके जानवरों का नुकसान हुआ है, कोई तखमीना लगाया गया अभी तक इस हवाले से? अच्छा, इस तरह जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं ऑफिशियली जो है उसमें ऑलमोस्ट जो सक्खर डिवीजन है 83,000 प्लस जो है ना लोग रेस्क्यू किए गए हैं और उसमें कुछ परसेंट जो है वो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कैंप्स हैं उसमें मुंतकिल हुए हैं। बाकी जो अपने उनके रिलेटिव्स हैं या उनके जो दूसरे हाउसेज हैं शहरों या बाकी रिलेटिव्स की तरफ उस तरफ गए और यही सूरत हाल थोड़ी सी लाड़काना की तरफ भी है। तो ओवरऑल जब मैं कैंप्स की बात कर रहा हूँ तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर अंडर कंट्रोल और बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहे हैं। अभी ये जो थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है एज पर माय नॉलेज, क्योंकि मैं शुरू से इस मीटिंग्स का हिस्सा रहा हूँ, काफ़ी ऐलानात हुए थ्रू मस्जिद, FM रेडियो और लोकल टीचर्स और इवन AC और DC खुद गए कि काइंडली आप टाइम से ज़रा यहाँ से निकले ताकि हमारे लिए भी आसानी हो। अब क्योंकि थोड़ा सा फ्लो ज़्यादा हुआ है और प्रेशर बिल्ड हुआ है तो इस वजह से थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम नज़र आएगी। अदरवाइज़ ये सिस्टमेटिक अगर होता और लोग अगर शुरू दिल से एडमिनिस्ट्रेशन की बात मानते तो शायद ये प्रॉब्लम ना आती। हाँ, ये एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि रेस्क्यू के काम में पाकिस्तान में बहुत सारे इश्यूज आते हैं। वन ऑफ देम इज़ वो जो इधर रिवरीन वाले एरिया में लोग जो रहते हैं उनको कन्विंस करना कि भाई आप यहाँ से निकल जाइए। वो इन रिप्लाई ये कहते हैं कि ये जो पानी आ रहा है ये इतने लेवल तक आएगा तो हम ठीक है, अगर ऊपर आएगा तो हम निकल जाएंगे। हालांकि अब जो सिचुएशन है वो एग्रेवेट होती जा रही है विद एवरी एयर पासिंग। सो लोगों को कन्विंस करना, इन इलाकों से निकालना, ये कितना बड़ा चैलेंज है आप लोगों के लिए? बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। आप देखें कि मैं इफ आई टॉक अबाउट सक्खर, तो सक्खर जो रोड़ी बंद है यहाँ पे आप देखें कि चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब खुद आए हैं, बिलावल भुट्टो साहब आ चुके हैं, उसके अलावा GOC 16 डे आ चुके हैं। लेकिन जो इवन हमारे सामने विलेजेस हैं दरिया सिंध में, बड़ा मुश्किल था उनको कन्विंस करना। उनका यही था कि अभी तक 4-5 फुट जो हमारे गांव है वो पानी की सतह से ऊपर हैं
तो फिलहाल हम नहीं निकलेंगे। अब इसी को थोड़ा सा अगर प्लस करते जाएं, जितने बाकी ये बंद के साथ जो या दरिया के अंदर जो गांव हैं, तो अब जब एकदम इवेक्यूएशन हो तो डेफिनेटली इट इज़ चैलेंजिंग उनके लिए भी और इंतजामिया के लिए भी। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। वी होप कि आपके का काम है वो अच्छे तरीके से चलता रहे और आपके चैलेंजेस भी कम हो, लोगों आपकी बात भी सुने ताकि उनको मजीद प्रोटेक्ट किया जा सके। इस वक्त फ्लड सिचुएशन क्या बनती जा रही है ये जरा जान लेते हैं। सैयदा तहसीन आबरी साहिबा हमारे साथ मौजूद है, आप तर्जुमान फ्लड कंट्रोल सेल की स्पोक्स पर्सन है सिंध हुकूमत के लिए। अस्सलाम वालेकुम तहसीन साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त क्या सिचुएशन बनती नजर आ रही है व्हेन वी रियली से कि जी ठीक है लोगों को इवैक्यूएट करना था, उन्हें पहले से कह दिया गया था, लेकिन नाउ सिंध फ्लड में है, तो अब क्या हो रहा है? वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए सादिया, मैं पहले भी आपके शो में ये बात कर चुकी हूँ कि हमारी प्रिपरेशन जो थी वो सुपर फ्लड की थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हम सुपर फ्लड की तरफ नहीं जा रहे। हमारी अगेन जो इरिगेशन की J1 से एक्सपेक्टेशंस थी, PDMA की थोड़ी डिफरेंट थे, सुपर फ्लड के थे, इरिगेशन के 7 लाख क्यूसेक के थे, तो हम 7 लाख क्यूसेक के अंदर है अभी भी अगर आप फिगर्स देखें, जो लेटेस्ट फिगर्स मेरे पास आए हैं सुबह के, वो 6 लाख समथिंग है। तो हम अभी भी सुपर फ्लड पे नहीं है। तो हमारे तो मैंने ऐसा सेट इंडिया कि हमारी सुपर फ्लड तो बहुत रेजिस्ट करते। अगस्त में भी 5,50,000 क्यूसेक आया था, तो लोग जो थे वो हमारे कहने से मतलब दे ट्रस्ट ऑन देयर ओन असेसमेंट रादर जो गवर्नमेंट के जो वार्निंग्स होती हैं, तो वो उनको पता होता है। वो अभी भी जब हमें कॉल्स भी आ रही थी 1112 पे, वो यही कॉल्स आती थी कि जी अब बता दें कितना पानी है, अब बता दें क्या हम निकल जाएं, वो सारा। एक अच्छी चीज़ ये है सादिया कि अभी तक वो जो एक जैसे तहसीन साहबा भी कह रही थी कि सुपर फ्लड जो है तैयारी उसकी है, बट अभी तक वो चीज़ आई नहीं है। बट तहसीन साहबा नाउ मेरा अब अगला सवाल ये है कि सुपर फ्लड की तैयारी थी, वो जो पिछली सारी बारिशें हुई हैं, अभी मेट ने ये कह दिया है कि नाउ पंजाब में 19 सितंबर तक बारिशें हैं एंड वी डोंट नो कि कितनी ज़्यादा हैं। वी आर ट्राइंग टू टेक इसमें मेट का वर्डिक्ट भी, बट अभी हमने सुपर फ्लड की तैयारी की है, नहीं आया, अच्छी बात है, रेला जो है वो कम है। अब ये 19 सितंबर की अगर ऐड कर ले तो क्या आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चीज़ें वर्सन हो सकती हैं? देखिए प्रिपरेशन तो वर्ड सिचुएशन की है। फैसल डे 1 से हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो वर्ड्स की ही कर रहे हैं कि जी मैक्सिमम कितना होगा, गुड्डू की कैपेसिटी कितनी है, सखर की कितनी है, कोटरी बैराज की कितनी है, जो सिंध के वो हैं डैम्स हैं, उसी के अकॉर्डिंगली हम अपनी प्रिपरेशंस कर रहे थे। लेकिन अभी जो लास्ट स्पेल गुजरा था, जो नेक्स्ट फोरकास्ट जो वेदर अपडेट्स आई हैं, उसकी मुझे भी इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा नहीं है, तो आई वोंट कोट। लेकिन जो लास्ट था जो बारिशें थी उसमें ये था कि आपका क्योंकि गुड्डू नॉर्थ साइड पर है, सिंध के सखर नॉर्थ साइड पर है, तो उसने बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं किया है फ्लड को। वो साउथ पे थी, जैसे कराची में हुई, हैदराबाद में, मीरपुर पास में, तो उन बारिशों से हमारे फ्लड को बिल्कुल भी कुछ अफेक्ट नहीं होना था। इसकी क्या चीजें ये मैं अपडेट लूंगी तो फिर मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगी, लेकिन एज सच हमें कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है एज फार एज दिस फ्लड इज कंसर्न और रेन इज कंसर्न, तो हमें कोई ऐसा खतरा नजर नहीं आ रहा। अगेन वही कि हमारी प्रिपरेशन जो मेन 3 जी ठीक है। अच्छा, मुझे जो मजीद रेन प्रेडिक्शन है अराउंड सिंध भी अगर हम बात कर लेते हैं, चले कराची के करीब के भी और शहरों की भी बात कर लेते हैं, क्या उससे ऐसी सिचुएशन अर्बन फ्लडिंग की या कुछ इस तरह की बन सकती है वेयर वी हैव टू बी, कराची में हमने देखा वी हैड टू रेस्क्यू पीपल? देखिए सादिया, कराची में थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट हुई थी। अभी जो बारिशें हुई हैं उसमें जो हिल टॉरेंट्स हैं जो डिवाइड करता है कराची और बलूचिस्तान को, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी स्पेल आया था। उसकी वजह से जो है वो लियारी रिवर, मनीर रिवर, उसमें जो बहुत ज़्यादा फ्लो बढ़ गया था। तो वो जो कराची की अपनी कैपेसिटी थी उस और जो हमारे थे बारिश ने उसको बड़े अच्छे से मैनेज कर, जो हम सबको पता है, हम सब इस शहर में रहने वाले लोग हैं, हम सबको पता है कि चैलेंजेस होते हैं। हमारी कैपेसिटी 40 mm की है, ज़्यादा होती हैं, मुश्किलात होती हैं, लेकिन हैविंग सेड दैट मुश्किलात पहले भी होती थी, लेकिन पहले शहर
दिन एक एक हफ्ता बंद होता था। अब ऐसा नहीं जो है बिल्कुल पानी खड़ा रहता था, ट्रैफिक जैम रहता था। अब ऐसा बहुत नहीं हुआ, शुक्रिया चंद तहसीन घंटों में साहिबा, जो गुड है टॉक टू यू। आई रियली होप द नेक्स्ट टाइम वी डू गेट टाइम आपसे मजीद बात करने का, वी डू गेट टाइम इनफ कि हम आपसे नंबर्स भी हासिल कर सके कि इस वक्त सिचुएशन क्या बनती नज़र आ रही है व्हेन वी से कि इस वक्त वाटर फ्लो क्या है इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी पीपल हैव बीन रेस्क्यू और क्या प्लेसमेंट आ रही है उस अच्छा, हवाले से। एक चीज़ सादिया, ये क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग हम अब बात कर रहे हैं। या What I remember in my childhood कि yes. जिस वक्त सबसे ज़्यादा खतरनाक Discover हुआ चीज़ था हमें ozone डिस्कवर layer हुई थी, में दैट hole वाज का, कि जो ओजोन की लेयर है वो रप्चर हो रही है। एंड वी एज किड्स यूज्ड टू थिंक यार अगर ये ओजोन की लेयर सही, नॉट सही से बट लेकिन अगर हो गई रप्चर तो दुनिया का क्या होगा। सी तो दुनिया ने, कायनात ने इस कुर्राए अर्ज को बताना शुरू कर दिया था कि देयर इज सम प्रॉब्लम विथ यू। दैट्स व्हाई पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ओजोन लेयर के जो तहफ़्फ़ुज़ है उसका आलमी दिन मनाया जा रहा है। वी डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट कि ये क्या है और क्या नहीं है, वी ऑल हैव बीन रीडिंग इट सिंस चाइल्डहुड। देयर इज़ अ लेयर जो कि यूवी रेज हैं जो कि सूरज से आती हैं उनको प्रोटेक्ट करती है एंड ऑल। लेकिन अब ये जो रप्चर होती जा रही है, हमने ना सादिया इस पे बात करना ही छोड़ दिया है जब से ये क्लाइमेट चेंज हुई है। बट दिस वाज द फर्स्ट टाइम इस तरह से बनता चला जा रहा है विद द स्पैन ऑफ टाइम कि हम अपने न्यू नॉर्म सेट करते चले जा रहे हैं। हम सीखने को तैयार नहीं हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, हमें लगता है ये हमारा नया नॉर्मल है और हमें उससे जूझना है, लेकिन उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें जो इकदाम उठाने थे, ये बड़ी सैड बात है कि हमारी दुनिया ने, पूरी दुनिया ने कभी भी उस पर उस तौर से एक्ट नहीं किया और उसके नुकसानात बढ़ रहे हैं। वेयर एज जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की तो सबसे ज़्यादा नुकसानात हम देख रहे हैं कि हमारे मुल्क को और इस रीजन को हो रहे हैं। ओके, माहिर मौलियात डॉक्टर ज़ैनब नईम हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। It's been a while that we have talked about the ozone layer. Last time we talked, I think I was in school और उसके बाद से बात नहीं की है। So देखने वालों के लिए ज़रा बताइएगा, what is the recent study about it? कितना रप्चर या कितनी हम खराब कर चुके हैं ये ओजोन लेयर? देखिए, ओजोन लेयर जो है बिल्कुल जैसा कि आप बात भी कर रहे थे कि एक लेयर है जो प्रोटेक्ट करती है हमें हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस फ्रॉम द सन, यानी कि सूरज की जो ऐसी शॉएं जो कि आपके एटमॉस्फेयर, आपकी अर्थ के लिए अच्छी नहीं है, जिससे आप डैमेज हो सकता है, आपके क्रॉप्स डैमेज हो सकते हैं, आपको स्किन कैंसर्स जैसे मसाइल हो सकते हैं। उन शॉओं से ओजोन लेयर जो है वो हमें प्रोटेक्ट करती है। कुछ सालों पहले जो है मसला ये हुआ था कि साइंटिस्ट को पता लगा कि ओजोन में होल जो है वो आइडेंटिफाई हुआ, क्योंकि ऑलरेडी ग्लोबल वार्मिंग का प्रोसेस चल रहा था और फिर होल का आइडेंटिफाई करना उसका मतलब ये था कि अब हम शदीद गर्मी के साथ साथ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस पे भी एक्सपोज हो चुके हैं। सो उस पे साइंटिस्ट ने फिर बात की, पता किया कि कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से रिलीज हो रहे हैं जो कि ओजोन में होल कॉज करे, जिसमें हम कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC, और इसके अलावा हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFCs कहते हैं उसको। ये आपके परफ्यूम्स, डिओड्रेंट स्प्रेज, रेफ्रिजरेटर्स में जो गैस होती थी और एयर कंडीशनर, इसमें से ये रिलीज होते थे। सो फाइनली मॉन्ट्रियल में जो है एक मीटिंग कॉल की गई और मॉन्ट्रियल में एक प्रोटोकॉल डेवलप हुआ जिसमें ये डिसाइड हुआ कि हम इन केमिकल्स को बैन करेंगे। और इन केमिकल्स को बैन करने से इतना फायदा हुआ कि ओजोन का होल जो है वो थोड़ा थोड़ा रिपेयर होना शुरू हो गया। बट फिर पता लगा कि हमने उन केमिकल्स के अलावा हम लोगों ने जो है वो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स यूज करना शुरू कर दिए, HFCs, जो कि इक्वली डैमेजिंग थे। और इसके अलावा वो केमिकल्स अगर ओजोन के होल को नहीं भी डिस्टर्ब कर रहे थे तो वो आपकी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को बढ़ा रहे थे, यानी ग्लोबल वार्मिंग मजीद तेज कर रहे थे। तो किगाली में एक अमेंडमेंट आई उस प्रोटोकॉल में कि हमें इनको भी बैन करना है। अब वो भी बैन होना शुरू हो गए, लेकिन उस लेवल तक बैन अभी तक नहीं हुए। ओजोन का होल तो रिपेयर हो रहा, लेकिन ओजोन अभी भी इंडेंजर्ड है। तो इसकी डॉक्टर साहब, एक चीज जो हमने इससे सीखी वो ये थी कि ओजोन लेयर रिकवर हो सकती है। यू हैव टू बी मोर केयरफुल कि आप कौन से केमिकल्स और कौन सी गैसेस ऐसी रिलीज करते हैं जो कि आपके ग्रीन हाउस के लिए और आपकी ओजोन के लिए खतरा है। अब मुझे बताएं, हाउ फार हैव वी कम कि हम इसको पुर कर सकते, कि पॉसिबिलिटी को छू सके?
जी बिल्कुल, हम लोग दिस इज़ अ सक्सेस स्टोरी जहाँ पे पूरी दुनिया की एक मेहनत से जो है ओजोन का होल जो कि बहुत ब्रॉड हो रहा था वो अब कम होना शुरू हो गया और वो रिपेयर हो रहा है। सो दिस इज़ अ गुड थिंग। लेकिन अभी जो मसला आ रहा है वो और ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का आ रहा है जो कि इक्वली डैमेजिंग हो सकती हैं और उनको कैसे कर्टेल किया जा सकता है उस पे जो है वो बातचीत चल रही है। ओजोन के कॉन्टेक्स्ट में हर साल जो है इस डे की ये हाईलाइट करने की ज़रूरत होती है, इसीलिए इसको मनाया जाता है कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़, क्योंकि पूरी दुनिया में स्किन कैंसर्स बहुत फैल रहे हैं। आपके जो क्रॉप्स हैं वो बहुत जल्दी डैमेज होना शुरू हो गए हैं। इवन अगर हाई टेम्परेचर कहीं पे नहीं भी है सो यूवी रेडिएशन जो है वो अफेक्ट कर देती है उस चीज़ को। सो आई थिंक इट्स बिकमिंग सक्सेसफुल। आने वाले दिनों में शायद इसमें हम देखें, लेकिन मजीद एफर्ट करने की ज़रूरत है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर ज़ैनब, इट वाज अ प्लेजर हैविंग। हम कहीं भूल गए थे कि जो हमें बहुत पहले इंडिकेशन दी थी अभी भी वो बाकी है। एंड द थिंग इज़ कि हम तो अभी इसी पे हम रो रहे हैं कि यार हम ग्लोबल टेम्परेचर राइज कर रहे हैं, लेकिन उससे भी ऊपर कहीं हम मजीद खराबियां भी पैदा कर रहे हैं एक्चुअली। लेकिन एक खुशी की बात यह है कि ये रिकवर हो सकता है ना, आपने जो डैमेज किया है आप उसे वापस रिवर्स कर सकते हैं, क्योंकि बहुत मुमकिन है कि आप ग्लोबल वार्मिंग को रिवर्स नहीं कर सकते हैं, बट अगर आप ये कर सकते हैं तो कम से कम वो बात करी थी डॉक्टर साहिबा कि जी आपकी क्रॉप्स अफेक्ट होती है। क्रॉप्स का मतलब ये जो खाना आप खा रहे हैं उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू कम हो रही है। विद दैट टेकिंग अ ब्रेक, सी आफ्टर दिस। वी आर सो मच ग्रेस। कुछ ऐसे गेस्ट्स आते हैं हमारे पास जिनके आने से हमारे शो को 4 चांद लग जाते हैं। एंड हम पर्सनली बहुत ज़्यादा लुक फॉरवर्ड करते हैं ऐसे लोगों को जो it makes us humble. It makes us so humble जब हम लुक अराउंड करते हैं ऐसे हीरोज को जिन्होंने बहुत सारी जिंदगियां बचाई हैं, बचा रहे हैं, उनका काम जारी मुश्किल है काम में, और मुश्किल काम है और हर वक्त तैयार रहते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा आपने आवाम की खिदमत कर दी तो बस, लेकिन हर दफ़ा हर मुश्किल में, हर मुश्किल घड़ी में वो साथ मौजूद। अच्छा, अब ऐसा है कि ये जो हमारे गेस्ट है और इनका अदारा, ये तो वैसे अराउंड द ईयर काम कर ही रहे होते हैं, लेकिन अभी जो फ्लड की सिचुएशन भी हुई, हमने देखा कि चाहे वो हुकूमती इदारे हों, पाक फ़ौज हो या फिर बाकी, अब ऐसे में ऐसे इदारे भी हैं जो हम ये नहीं कहना चाहते कि भाई इनका एम्बिट नहीं है, बट अपनी जिम्मेदारी समझते हुए दे गो फार फ्लंग। आप फुटेज भी देख सकते हैं, जहाँ पे इंसान नहीं पहुँच पा रहा वहाँ पे ये पहुँच रहे हैं। तो चाहे वो सैलाब ज़दगान की मदद हो, ज़लज़ला मुतासिरीन की मदद हो, पाकिस्तानी हमेशा खुल के सामने आते हैं। और ऐसे ही एक पाकिस्तानी, वो ज़िम्मेदार पाकिस्तानी जो अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं हर चीज़ की, आज हमारे साथ मौजूद हैं। वी हैव गॉट डॉक्टर अब्दुल बारी खान, जिनको कोई तारुफ के मोहताज नहीं है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। और क्योंकि इट्स बीन मोर देन अ मंथ नाउ, महीने से ज़्यादा हो गया कि जब सैलाब ने हिट किया पाकिस्तान को, और इसी सिलसिले में आज हमने आपको जहमत भी दी है। एक तो बहुत शुक्रिया आने का। जहमत इसलिए भी मैंने बात कर दी क्योंकि जिस रास्ते से हम और आप आते हैं वो कहकशां तो नहीं है, पत्थर ही हैं, इन्हीं रास्तों से आना है तो आ जाते हैं। बट देयर आर मोर स्टोन्स, आई मीन देयर आर मोर माउंटेन्स इन द वे दैट यू आर वर्किंग। सैलाब मुतासरीन की अब आप मदद के लिए निकल पड़े। सर, कहाँ किन किन एरियाज़ में इस वक्त आपकी पेनिट्रेशन है, सिचुएशन क्या है अभी? देखिए, हम तो सैलाब के साथ मूव कर रहे हैं। ओके, जैसे पहले KPK में आया तो बुनेर, शांगला, उन जगहों पे वहाँ तो बहुत बुरे हालात थे ना। मतलब आप जाके वहाँ जाना भी मुश्किल होता था, एक अप्रोच मुश्किल है। फिर वहाँ जाके आप देखेंगे वहाँ पर 5-5, 6-6 दिन के डेड बॉडीज़ जो है ना पत्थरों में पड़ी हुई हैं, उनको निकालना, उसका एक ताफ़ुन होता है उसके लिए भी। तो वो वहाँ से शुरू किया, फिर उसके बाद पंजाब आ गया और पंजाब में भी है हमारा। देखिए, हमने अपना ये हेल्थ केयर एक डेवलप हो गया पूरे पाकिस्तान में, तो हमारे पास ये एक एडवांटेज ये मिलता है कि हमारी प्रेजेंस हर जगह मौजूद है। हमारे प्राइमरी केयर के कम्युनिटी के अंदर इंगेजमेंट है हमारी, तकरीबन समझे 110 क्लिनिक्स हमारी चल रही हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। जहाँ हम आज से 2-3 साल पहले जब सिंध और बलूचिस्तान इफेक्ट हुआ था, तो बलूचिस्तान में जो हमारे मोबाइल यूनिट्स खड़े हुए थे, उनको अब ट्रॉलर को हमने वहाँ खड़ा कर दिया क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा डेवलप नहीं हो सका है। तो वो मोबाइल यूनिट्स जो थे वो वहीं पे इंस्टॉल हो चुके हैं।
तो अभी फिर एक ये है कि हम कोई पंजाब के जो है ना, हम कोई मोबाइल हॉस्पिटल्स जो हैं वो कोई 20 हॉस्पिटल्स हम रन कर रहे हैं प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पे गवर्नमेंट के साथ। तो वो एक हमारे पास एक मौजूद था जो कि एक मेरे ख्याल में ब्लेसिंग है कि जिसको, और फिर वो उन डिस्ट्रिक्ट से हट के उनको ले जाना पड़ा जहाँ जहाँ पर फ्लड था। अब वो पूरा हॉस्पिटल है, उसके अंदर डिलीवरी भी हो सकती है, उसके अंदर टेस्टिंग भी हो सकती है। तो इस दौरान हमारे तकरीबन 350 कैंप्स लगे हैं इन जगहों के अंदर। वैसी भी जगह भी जहाँ पर मेरी टीम, जो मैं अपनी टीम का फ़ख्र है मुझे अपनी टीम के ऊपर, जो डॉक्टर मातलत जो है ना अपनी उसके अंदर सारे लेके जाती है। और इन इलाकों में जाना जहाँ पर पानी है और आपकी गाड़ी है जो वो क्या उसके बोनट तक पानी आ रहा है, उसमें जाके रोड का कुछ पता नहीं है, वहाँ जाके ये चीज़ करना। उन लोगों के कुछ लोग वहाँ के लोकल्स भी हैं जिनके अपने घर फंसे हुए हैं, लेकिन वो उसको भूल कर उन लोगों की मदद कर रहे हैं, जैसा वॉलंटियर कर रहे हैं। और हम इसी तरह प्रिपरेशन जो है ना वापसन के लिए भी है, क्योंकि वापसन की तरफ भी आना है उसने। अल्लाह करे कि ना आए, क्योंकि थोड़ा बहुत कम होगा डेफिनेटली, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत वो एक है अलार्म लगा हुआ है, उसके लिए तैयारी है हमारी। क्योंकि हमने तो ये अब समझ लिया था कि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हर 2 साल में ये चीज़ें होनी हैं। अब मेरी बस यही होती है कि जो रिहेबिलिटेशन की जाए वो ऐसी जगह की जाए जहाँ से सैलाब ना आया करे। क्योंकि कुछ लोगों को भी समझना चाहिए कि जी उन इलाकों में देखें दरिया अपना जो है ना रास्ता नहीं भूलता है, ठीक है ना, ठीक है ना, हम वी हैव सीन इट। एक्चुअली दरिया हैज प्रूव्ड इट। हाँ, प्रूव कर दिया उसने। हम तो डिफाई करते आ रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, चाहे वो दरिया हो चाहे वो बरसाती नाले हो। बिल्कुल सही बात है। तो दुनिया में जो जहाँ भी बरसाती नाले या दरिया जो होते हैं उनका एक मतलब सदियों से वो उसी में है, उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं होती है। हमारे पास कहीं भी जो छोटी सी भी जगह मिल जाए वहाँ डेवलप करने की कोशिश हो जाती है। मतलब अल्लाह ताला इन सबको अक्ल सलीम अता करे कि जी ये लोग कुछ जहाँ छोटी सी भी जगह मिले वहाँ पे वेस्ट ओपन हवादार पार्किंग के साथ हम मफलात करते हैं। अब इसमें ये भी कह देना चाहिए कुछ अर्से बाद यहाँ पानी भी बहुत हुआ करेगा, पानी की कोई किल्लत नहीं होगी। अच्छा मुझे ये बताइए, ऑब्वियसली हर एरिया के अपने चैलेंजेस होंगे जो आपने फेस किए होंगे। जब आपने बुनेर का जिक्र किया, अदरवाइज आप अपर एरियाज़ की बात कर रहे हैं, बट हमने देखा कि फ्लड को इन कपल ऑफ टाइम्स पंजाब को जितना हिट किया उससे ज़्यादा सिंध को हिट किया है इन लास्ट लाइक वी टॉक अबाउट 22 एंड ऑल। लेकिन मुझे ज़रा समझना है, मुझे ऐसा समझ आता है कि पंजाब was not ready for it. What happened in Ravi, what happened around Ravi, he was not ready. Punjab wasn't ready. तो मुझे ये बताएं वहाँ क्या चैलेंजेस है? मैंने से हर एरिया के अलग चैलेंजेस हैं, उस रीजन का क्या चैलेंज था व्हेन आप मेडिकल सपोर्ट और बीमारियाँ वहाँ पे क्या क्या? उस एरिया का जो चैलेंज जो आता है ना, एक तो ये कि आपको एक्शन करना है। देखें उसमें सिर्फ ये नहीं था कि पानी अब एक सैलाब एक तो फ्रंटियर से KPK से आ रहा है, फिर उसके बाद आपके पास इंडिया से आ रहा है जी, ठीक है ना, वो एक डबल आपके पास चीज़ आ चुकी। लेकिन मानने की बात है कि कुछ जगहों पर इवैक्यूएशन बहुत रेडिली कर दी गई थी। अब लोग खुद ना निकलना चाहें तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आदमी कि जो है ना बिल्कुल स्टबर्न हो जाए कि दीदी हमने नहीं छोड़ना अपना। अच्छा उनके लिए भी ये है कि अपनी चीज़ें हैं, अपना सामान है, सब कुछ है, उसको कैसे करेंगे। लेकिन इन चीज़ों में आपको मूव करना दुनिया में कहीं भी हो, देखें अगर इस किस्म का कोई भी चीज़ होती है लोगों को मूव करना होता है और वो जाके कुछ ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पर वो चाहे स्कूल में रखें, कोई जगहों पे रखें या कैंप्स लगाए करना पड़ेगा, वो ज़रूरत है उस वक्त की। तो लोगों को समझना चाहिए कि जी चले अगर बीमारियां बड़ी बेसिक सी होती हैं जो हम क्या इस वक्त सिचुएशन है वहाँ पे? देखें इसमें सबसे ज़्यादा जो है ना आपको आता है ये वाटर बॉर्न ज़्यादा आती हैं, डायरिया बहुत होता है वहाँ पर, और उसके अलावा जो है ना ये मलेरिया होगा, डेंगू होगा, और फिर सफाई की जो पानी से रिलेटेड 68% तो पानी से रिलेटेड चीज़ें हो रही थी। हेपेटाइटिस भी होगा, जो हेपेटाइटिस A और C होते हैं जो कि ब्लड से नहीं वो पानी से जाते हैं, तो वो होती है। उसके लिए फिर सारी चीज़ें दवाइयाँ छिड़कना वो काम एक होता है जिसको करना चाहिए जिसके ऊपर। और जो जिन जगहों पे क्योंकि मलेरिया हमारे यहाँ इसके मतलब पंजाब में इतना नहीं है जितना कि बलूचिस्तान का एरिया है, KPK का एरिया है। तो लास्ट जब हुए थे तो हम पूरा मलेरिया कंट्रोल हमारे पास है वहाँ पर KPK और बलूचिस्तान है, ग्लोबल फंड के हम करते हैं वहाँ डायग्नोसिस, दवाइयाँ देना और बेड नेट्स देना। तो पिछले में WHO की एस्टिमेट्स था कि कोई 40,000 लोग मरेंगे मलेरिया से।
लेकिन सलाम है मेरी टीम के लोगों को जिनके अपने घर तबाह थे, जिन्होंने हर जगह ये जाके पहुंचाया, बेड नेट्स पहुंचाई, सब कुछ किया जाके, तो एक आदमी भी नहीं मरा। ज़बरदस्त। वो और ये कौम एक अजीब कौम है ना, पाकिस्तानी कौम जो है, क्राइसिस में पाकिस्तानियों से बेहतर कौम मैंने नहीं देखी। एब्सोल्युटली। अब वी जस्ट होप के इस क्राइसिस आम हालात में भी वैसे हो जाए। क्राइसिस से निपटने वाली कौम के हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, जो काम है वो उसका बेहतर अगर इस्तेमाल करें तो क्या बात है। डॉक्टर जवाहिर साहब, जस्ट मैं चाहूँगा वी हैव गॉट 30 सेकंड्स, वन लास्ट मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू दिस नेशन इन दिस करंट सिचुएशन। देखिए मेरा उनका ये है कि आम हालात में भी हम इतना भुगत चुके हैं और हमसे ज़्यादा कोई नहीं सीखा होगा जो हम सीख चुके हैं। तो उस लर्निंग को इम्प्लीमेंट करें और खुदारा उन जगहों पे जो कि दरिया हैं या कच्चे का इलाका है, उन जगहों के आबाद ना हो जाके फिर क्राइसिस से आप गुजरेंगे। और इसके साथ इलाके हैं जहाँ पर आप आबाद हो सकते हैं और फिर रेगुलेशंस भी ऐसी बनाएं जिसमें इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। तो जब हम क्राइसिस में हो सकते हैं अच्छे, तो हम आम हालात में क्यों नहीं हो सकते? बेसिकली दिस इज द थिंग। बस दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इस क्लाइमेट चेंज से हमको महफूज रखे मुल्क के अंदर और हम सीख जाएं। बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच सर, वंडरफुल टू हैव थैंक यू ऑलवेज। तो जनाब मैसेज यही है कि वो तमाम तर पाकिस्तानी जो अभी भी मदद कर रहे हैं वो करते रहिए, और जब आप इन क्राइसिस मामलात में एकजुट हो जाते हैं तो आम दिनों में भी एकजुट रहिए। इसी के साथ एक ब्रेक ले रहे हैं, हमारे साथ रहिए, एकजुट रहिए। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। आप देख रहे दुनिया बोल, हमसे जुड़े रहने के लिए बेहद शुक्रिया। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वी विश। हम ख्वाहिश थी कि हम क्रिकेट के बारे में बात करते, लेकिन हम नहीं करेंगे। हम क्रिकेट के बारे में जो सियासत जुड़ी हुई है ऑब्वियसली उस पर बात करेंगे ना, क्योंकि क्रिकेट को क्रिकेट रहने नहीं दे रहा हमारा पड़ोसी। और मोहसिन नकवी चेयरमैन पीसीबी, उन्होंने इस पे स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया। जो भारत ने घिनौना खेल रचा खेल के मैदान में, और अब मौक़िफ़ पाकिस्तान का ये आया है कि सर आप जब तक मैच रेफरी पायक्रॉफ्ट को नहीं हटाएंगे, पाकिस्तान इज नॉट गोइंग टू प्ले इन दिस एशिया कप। व्हाट डज दिस मीन सादिया? इसका मतलब ये है कि भाई आपको पायक्रॉफ्ट हटाना है, और इसके बाद अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको जो लॉसेस होंगे व्हेन यू डोंट प्ले पाकिस्तान वर्सेस इंडिया अगले मैचेस में, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका अगले मैचेस में, बिग मैचेस पाकिस्तान वर्सेस मे बी अफगानिस्तान, मे बी बांग्लादेश, तो जितनी भी सपोर्ट आपकी मौजूद है अक्रॉस अबू धाबी, दुबई से, वो उस जगह पर लोग जिन्होंने टिकट्स खरीद रखे हैं, एक तो वो, दूसरा ये कि जो लोग पाकिस्तान की टीम के साथ बड़े मैचेस देखना चाहते हैं, वहां का लॉस भी आपको बेयर करना पड़ेगा। उससे भी ऊपर एक चीज है बॉस, उससे ऊपर यह है कि हम ऑब्वियसली नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन हम उनको ब्लैंकेट कवर, उनका नाम है ब्रॉडकास्टर्स। वो ब्रॉडकास्टर्स कहाँ के हैं, किस मुल्क से ताल्लुक रखते हैं, कितना बड़ा उनका स्टेक है, और किनकी वजह से ही जो है वो इंडिया राजी हुआ है। उन्होंने जाके मिन्नतें तरले किए अपनी हुकूमत की के पायलट $1.5 लगे ने। तो ये जो डॉलर हमारे इतने लगे हुए हैं, उनका कुछ ध्यान करें, क्योंकि हम आपकी पार्टी को करते हैं फंड। बहुत सारे लोग समझ गए होंगे कि मैं किन किन की बात कर रहा हूं। एक पॉइंट मैं इसमें ऐड करना चाह रही हूँ, वो ये कि पाकिस्तान हैज लॉन्ग बिन एग्रेशन से दूर रहना, हमेशा डिफेंसिव अप्रोच में रहना, लेकिन आई थिंक इट्स अबाउट द टाइम कि हम डिफेंसिव नहीं फ्रेंडली कहें ना। एक्चुअली व्हाट इज डिफेंसिव इन अ वे यूं कि देखो फैसल, वो आई थिंक एक थिन लाइन होती है जहां पर आप फ्रेंडली रहना चाहते हैं, लेकिन इस फ्रेंडली रिलेशंस में को एंजॉय करने के लिए आप कुछ कॉम्प्रोमाइजेस भी करते हैं। पाकिस्तान हैज डन दैट इन द पास्ट, लेकिन जब से पाकिस्तान ने खास तौर पर पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब के 3 और जो बात आई थी, एक कि अगर इंडिया को मीटिंग में बैठना पड़ेगा, दूसरा अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान में आके नहीं खेलना चाहता, वी आर नॉट गोइंग टू गो टू इंडिया एंड प्ले देयर, एंड दिस इज द थर्ड स्टांस दैट ही हैज टेकन। सो आई रियली अप्रिशिएट दिस एफर्ट। देयर हैड बीन अ लॉन्ग टाइम जब हमने पीसीबी के बहुत सारे एक्शंस को, जब क्रिकेट में कुछ चेंजेस किए जा रहे थे, हमने क्रिटिसाइज भी किया है, एंड वी स्टिल क्रिटिसाइज दैट। वो हमें पता है कि हमारे नीचे से जो ग्रास रूट लेवल पर हो रही है चीजें, उन्हें तब्दील करनी होंगी, लेकिन जो चीज सही है वो सही है। ये फॉरवर्ड स्टेप जो है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली। और उस पे सोने पे सुहागा, जो सबसे अच्छी बात ये हुई ना कल, कि इंडियंस जो हैं वो खुद अपने लोगों को क्रिटिसाइज उन्होंने करना शुरू कर दिया। जो वहाँ के जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इंडिया की टीम ने बैक्ड बाय देयर हिंदुत्व गवर्नमेंट जो उन्होंने काम किया उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया है। दे आर सेइंग पीपल
देयर एज वेल। तो हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर तनवीर अहमद साहब। तनवीर भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि रेफरी हटेगा तो पाकिस्तान खेलेगा, इस पे आप अमल होता देख रहे हैं? कुछ जराए से चीज़ें सामने आ रही हैं कि शायद पाकिस्तान के मैचेस में उनको हटा दिया जाए। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? नहीं, मेरे ख्याल में जो रेफरी की तब्दीली की जो बात की है, आई थिंक बड़ी ज़बरदस्त फैसला है और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी साहब, उनकी तरफ से हुआ है। मेरे ख्याल में इस किस्म का स्टेप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि BCCI जो है वो बहुत ज़्यादा, उनके जो कदम हैं बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ते जा रहे थे। तो मेरे ख्याल में ये स्टेप लेना बहुत ज़रूरी था और ज़रूर 100% जिस किस्म का स्टेप ले लिया गया कि मैच रेफरी को चेंज किया जाए। और देखें, हमने तो जब भी क्रिकेट खेली सीखी, मैच रेफरी का काम ही यही होता है कि वो मैच को बिल्कुल नीट एंड क्लीन लेके चलता है। वो बैठा हुआ किस लिए होता है, उसका काम क्यों होता है? वो इसीलिए होता है कि प्लेयर्स आपस में लड़े ना, गालम गलोच ना हो, हाथापाई ना हो जाए, कोई ऐसे वर्ड्स जो है वो यूज़ ना हो जाए कहीं जो क्रिकेट को ख़राब करें या प्लेयर्स में नाराज़गियाँ हों। तो वो इस किस्म की वो नीट एंड क्लीन मैच हो जिसकी वजह से वो बैठा होता है। और अंपायर ख़ुद ही इस किस्म की फजूल किस्म की हरकतें कर रहा है और कह रहा है कि जी सलाम शेक हैंड नहीं करना। तो ये तो हमें पता है कि ज़रूर कि BCCI की तरफ से ये सब कुछ हुआ होगा कि ये जो है वो दोनों कप्तान आपस में हाथ ना मिलाएं। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले बैन तो इस मैच रेफरी के ऊपर होना चाहिए। ICC को सबसे पहले स्टेप ये लेना चाहिए, लेकिन ICC तो कुछ भी नहीं है, वो तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, यही समझ ले। BCCI और ICC सेम है, क्योंकि जय शाह वहाँ पे बैठा हुआ है। अभी तक मतलब यानी जो फैसला होना था ICC की तरफ से कुछ मतलब यानी ऑफिशियली कोई ना कोई रिपोर्ट आनी थी, उनकी तरफ से तो कोई भी नहीं है, वो खामोशी से बैठा हुआ है क्योंकि जय शाह है वहाँ पे। ये जो फैसला लिया बड़ा ज़बरदस्त लिया। तनवीर भाई, आइंदा इतवार को हमारा एक और मैच है अभी इंडिया के साथ, तो क्या भारतीय रवैये को देखते हुए आपको लगता है कि ये मैच हमें खेलना चाहिए? दूसरा, क्या हमें ये जो हमने रेफरी के लिए किया है उससे आगे जाना चाहिए? जो पॉलिटिकल लैंग्वेज है उसका क्या करें? देखें, मेरे ख्याल में हम लोग तो शायद हर दफ़ा यही कोशिश करते और करते रहेंगे कि क्रिकेट और पॉलिटिक्स को हम दूर रखें। हम पॉलिटिक्स को बिल्कुल बीच में ना लाते हैं, ना लाने की कोशिश करते हैं और हमने सीखा भी यही सब कुछ है। जो पॉलिटिक्स चीज़ें हैं वो जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो सब देखेंगे, लेकिन मैच एक ही सूरत में हो सकता है जब ये जो मैच रेफरी ये तब्दील होगा। अदरवाइज़ ये अगर तब्दील नहीं होता तो मेरे ख्याल है फिर बहुत सख्त किस्म का स्टैंड लिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने। उसके अलावा तो मुझे नहीं लगता हो सकता। लेकिन जब अंपायर ये मैच रेफरी चेंज भी हो जाए, उसके बाद भी जब मैच हो, फिर देखना ये है कि इंडियन प्लेयर जो हैं उस टाइम भी शेक हैंड करते हैं या नहीं करते। ये एक देखने वाली बात होगी। यस। अच्छा तनवीर भाई, चले इस पे तो हम बात करते रहेंगे। ये बताएं कि जो हुआ है, जो किया, हम अपनी कोताहियों में गफलत नहीं बरतते। हमारी टीम में चेंजेस की आप क्या पोजीशन देखते हैं? करना चाहिए ना ऑन गोइंग टूर्नामेंट, या क्या करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि फास्ट बॉलर्स की कमी है हमारी टीम में। एक शाहीन है, दूसरा उसके अलावा तो कोई हमारे पास फास्ट बॉलर नहीं है। अगर आप ये कहते कि हम फ़हीम अशरफ से एज अ फास्ट बॉलर कोई फ़ायदा उठा सकते हैं तो वो तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो किसी मैच में बॉलिंग करते हैं, किसी मैच में नहीं करते, किसी मैच में 2 ओवर करते हैं, किसी मैच में 1 ओवर करते हैं, पूरा कोटा भी वो 4 ओवर का नहीं करते। तो मतलब किस चीज़ का फिर ऑलराउंडर है? फिर कैसा फास्ट बॉलर है? ना बैटिंग में कुछ कर सकता है, ना बॉलिंग में कुछ करता है। तो फिर आप नेक्स्ट मैच में ये चॉइस तो बनती है और मुझे नहीं लगता कोई इतनी ज़्यादा चेंजिंग्स करने की ज़रूरत है। फास्ट बॉलिंग में मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट मैच में हमें तब्दीली नज़र आती है। मेरे हिसाब से फ़हीम अशरफ की जगह हो सकता है हारिस रऊफ को खिलाया जाए। अच्छा, एक सवाल जो मुझे लगता है आपके दिल के करीब है होगा, बाबर और रिजवान की टीम में अगर वापसी होती है, ये है ऐसी मैं हाइपोथेटिकल बात कर रही हूँ, कौन जाएगा फिर? देखिए, ये तो मैं अभी नहीं कह सकता कि इन खिलाड़ियों को बाहर होना चाहिए। ये तो अभी आगे वर्ल्ड कप तक की कहानी अब चली गई है कि वर्ल्ड कप में ये दोनों आते नहीं आते, लेकिन 100% उन दोनों के बगैर आपकी टीम बिल्कुल, मैं नहीं समझता कि उस लेवल की है कि आप किसी बड़ी टीम से जीत सके। मैं मानता हूँ आउट ऑफ फॉर्म है बाबर आजम, लेकिन रिजवान आउट ऑफ फॉर्म नहीं थे। रिजवान के साथ तो मतलब खुलेआम नाइंसाफ़ी हुई है, और बाबर के साथ अगर आउट ऑफ फॉर्म है तो आप किसी सीनियर के साथ इस तरह थोड़ी करते हैं। आप सीनियर को लेके चलते हैं जूनियर्स के साथ, उसको रिस्पेक्ट देते। इस तरह आप इतने बड़े टूर्नामेंट से किसी सीनियर को आउट नहीं करते जिस तरह किया गया।
वीक टीम से एक बायलेटर सीरीज़ है, जूनियर अपने चांसेस दें, लेकिन बड़े टूर्नामेंट में हमेशा आपका एक सीनियर जाता है जो कि हमें नज़र भी आता है। और लास्ट मैच में अगेंस्ट इंडिया जिस तरह हमारे बैट्समैनों ने बैटिंग की है, क्लियर एक चीज़ नज़र आई है, ना स्पिनर को खेलना आता है, ना उनके अगेंस्ट तरीक़ेकार है कि अपना प्रेशर हमने किस तरीके से उतारना, ना सेंसिबल खेलने वाला है। तो वो तो हमारे पास एक रिजवान और बाबर ही नज़र आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इनकी टीम में वापसी वर्ल्ड कप जब हो तो उसमें ज़रूर इनकी वापसी होनी चाहिए। अच्छा तनवीर भाई, जो सिचुएशन है ना वो हमें भी समझ में नहीं आ रही है। साइम अयूब विकेट ले रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी छक्के मार रहे हैं, व्हाट्स गोइंग ऑन? जिसका जो काम है वो क्यों नहीं कर रहा? देखें, मैं ये समझता हूँ कि साइम अयूब जो ख़राब हुए हैं वो टोटल मैं ब्लेम देता हूँ माइक हैसन का, क्योंकि वो जिस किस्म की सोच लेके आया हुआ है कि स्ट्राइक रेट, वो इस चक्कर में जो है वो अपने बैट्समैनों को, स्पेशली ओपनर्स की, साइम की बात करूँ या साहबजादा फरहान की करूँ बात, इन लोगों की जो है वो सोच को ख़राब करता जा रहा है। ये जब नहीं था उससे पहले आप देख लें वो दोनों कितने अच्छे तरीके से खेलते थे, चारों तरफ शॉट्स खेलते थे सर्किल के अंदर। लेकिन ये जब से आया, साइम अयूब हो, साहबजादा फरहान हो, मोहम्मद हारिस हो, ठीक है, सलमान आगा हो, जो बिल्कुल सीधे बल्ले से खेला करता था, ग्राउंड के चारों तरफ खेला करता था, स्पिनर्स को बड़ा अच्छा खेलता था, उस जैसे बंदे का दिमाग इसने ख़राब कर दी है। ठीक है, वो इतना ज़बरदस्त स्पिनर्स पे खेलता था। तो हसन नवाज़ को देख लें, वो भी आता है बस मारने लग जाता है। तो ये जो हमारी टीम की जो बैटिंग की जो सोच डाल दी है बैटिंग में, स्ट्राइक रेट, ये किसकी सोच है? ये माइक हैसन की सोच है। और उसके बाद कुछ लोग जो सिलेक्शन कमेटी में कुछ मेंबर्स बैठे हुए हैं, ये सब मिलके माइक हैसन के साथ स्ट्राइक रेट की तरफ जा रहे हैं। उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये है कि बाबर और रिजवान टीम में वापस ना आए, इसीलिए स्ट्राइक रेट की बात करते हैं। हालांकि वो दोनों ने जिस तरह की से क्रिकेट खेली है, इनमें से कोई लड़का अभी तक खेल भी नहीं पाया। ठीक है तनवीर भाई, थैंक यू सो मच। लेकिन सेगमेंट से जाते जाते दोबारा से ज़रा बात करते हैं इंडिया की। सादिया, हमने ये कल रात भी डिस्कशन की थी, प्लेयर्स आर नॉट टू ब्लेम ना, लेकिन अब क्या है कि सूर्य कुमार यादव जो हैं उन पे भी धब्बा रह जाएगा। और एक उनके प्लेयर है जो बड़ा अच्छा करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, कुलदीप यादव। अब देखिए नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या होती है कि इंसान रिस्पेक्ट करता है दूसरे की। वीडियो दिखाइए, और वीडियो में ये है कि जनाब पाकिस्तान का कौमी तराना बज रहा था, और उसमें जैसे ही, मैं बोल क्यों रहा हूँ, सुनाइए प्लीज। जैसे ही हाथ उठाया ताली बजाने के लिए, बुमराह ने उनकी तरफ देखा और बोला ये क्या कर रहे हैं, पत्थर पड़ेंगे। इसको मना किया गया था, पत्थर पड़ेंगे, ये पहले था। तो बेसिकली इसको यूं समझा जाए, जो स्क्रिप्ट पूरे इंडियन क्रिकेटर्स को दिया गया था, उसमें सबको तो जाहिर याद नहीं रहते, कुछ बेचारे नेचुरल प्लेयर्स भी होते हैं ना। तो कुलदीप वाज द नेचुरल प्लेयर अमंग देम। अब सब नदामत से ऐसे नीचे खड़े हुए थे जैसे कौमी तराना नहीं बज रहा, पता नहीं क्या पेश किया जा रहा है। ये कितनी डिसरिस्पेक्ट है। हार्दिक पांड्या साहब ने हाथ बांधे हुए ऐसे जैसे वो शादी में आए हैं किसी की, और किसी ने हाथ नीचे किए हुए, किसी ने ऊपर किए हुए। अटर डिसरिस्पेक्ट कहा। ये बेसिकली जब किसी भी मुल्क का कौमी तराना पेश किया जाता है तो ऑपोजिशन हो या जिस टीम का भी कौमी तराना पेश किया जा रहा है, सर सबके फखर से बुलंद होते हैं। दे लुक स्ट्रेट बिकॉज वो ऑनर है। बेसिकली आप किसी मुल्क के तराने को वो ऑनर दे रहे हैं, वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं। इन सब ने अपने सर ऐसे नीचे झुकाए हुए थे, जिसका मतलब ये कि इनको कहा गया था कि आपने इसे रिस्पेक्ट नहीं देनी है। लेकिन फिर सारा स्क्रिप्ट कभी कभी नहीं भी याद रहता, अगर जल्दी में बनाया गया तो कुलदीप भूल गए, उनको याद नहीं रहा, वो ताली बजाने लगे, फिर उनको बुमराह नहीं देखा, क्या कर रहे हैं ये, पत्थर पड़ेंगे हमें। इसके मार्क्स काटे गए होंगे कुलदीप के। हाँ खैर, तो चलिए सेगमेंट से इतना ही। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, जब हाजिर होंगे तो देयर इज समथिंग हैपनिंग बिग ऑन इंटरनेशनल लेवल। क्या हो रहा है ब्रेक के बाद जानेंगे, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। तो कतर पर इस्राइली हमले के बाद दोहा में कल लगी बड़ी बैठक, इस्लामी ममालिक सरबराहान का हुआ हंगामी इजलास। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी थे इसमें, वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार भी थे। दोनों साहिबान ने गुफ्तगू, अच्छा एक तो वज़ीर आज़म ने गुफ्तगू की, इसहाक डार ने फिर अल जज़ीरा से गुफ्तगू की। पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो गुफ्तगू की उसका थोड़ा सा हिस्सा आपको दिखाते हैं। एक स्टेटमेंट का खिताब है ये, लेकिन जो इसहाक डार ने साथ गुफ्तगू ये मैं चाहूँगा वो भी पहले सुनाए, फिर इस पर बात। यस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ दिखाइए इसहाक डार ने जब अल जज़ीरा को इंटरव्यू दिया। ठीक है, तो ये जो प्रपोज किया गया है कि व्हाई नॉट जॉइंट सिक्योरिटी हम कायम कर सके, जहाँ से हम ये समझ सकें कि हमारा एक इत्तेहाद है। अगर वेस्ट में हो सकता है तो फिर यहाँ गल्फ में क्यों नहीं हो सकता। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे पास मौजूद है हामिद अली मशकी साहब, आप एक्सपर्ट हैं फॉर इंटरनेशनल अफेयर्स। अस्सलाम वालेकुम हामिद साहब, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू।
एक तो ये चीज़ है कि भाई हमें अच्छा लगा कि दिस एक्चुअली केम आउट लाइक दिस, ये सारी चीज़ें। कल इसको जिस तरह से इंटरनेशनल मीडिया ने दिखाया, जिस तरह से उन्होंने समझा, वो ये कहते हैं कि वहाँ पर गुस्सा किया गया, वहाँ पर इजहार किया गया कि उनको कितना बुरा लगा है ये, बट देवर नो रियल एक्शंस और प्रपोज्ड। आपने इसको किस तरह से परसीव किया? जी बहुत शुक्रिया। डेफिनेटली ये जिस तरह से इसराइल ने तमाम दुनिया के कवानीन की धज्जियाँ उड़ाकर दोहा पर हमला किया और उससे पहले 5 डिफरेंट मुसलमान ममालिक पर हमला कर चुका है, उसके बाद ये कॉन्फ्रेंस बहुत अहमियत रखती है और इसके बहुत मैं समझता हूँ कि दूररस नताइज होंगे। बिलाशुबा मेरा ख्याल है मुस्लिम दुनिया को ये समझ आ गई है कि अपना दिफा जो है वो हमें खुद करना पड़ेगा। अपने दिफा के लिए अमेरिका या यूरोप या किसी और पर इन्हिसार करना जो है वो मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल भी है और एक तरह से गलती और बेवकूफ़ी भी है। वहीं पर मैं समझता हूँ कि जिस अंदाज में बहुत सारे हुक्मरानों ने जो मुस्लिम ममालिक के सरबराहान थे, उन्होंने जितनी डिटेल्ड स्पीचेस की, उससे एक बात का अंदाज़ा हुआ कि सबको अंदाज़ा है कि मामलात कितनी संगीनी सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। ग्रेटर इसराइल के मंसूबे के पीछे क्या क्या साजिश है और उसके अंदर जो नेतन्याहू का जो जुनूनीपन है, पागलपन है, वो खाली उसका अकेले का नहीं है बल्कि उसके पीछे पूरी एक सहूनियत लौकी भी है, जिसके मुकाबले के लिए मुसलमानों का इकट्ठे होना ज़रूरी है। इकट्ठे होकर बिल्कुल लायहा अमल बनाना ज़रूरी है। बहुत सारे मजीद ऐलानात की तवक्को थी कल की कॉन्फ्रेंस से, इससे कोई इनकार नहीं। जैसे 2 दिन पहले तक फिजाई हदूद इसराइल के लिए बंद करने की बात की जा रही थी क्योंकि चारों तरफ इस्लामी ममालिक हैं। फिर उसके बाद बात की जा रही थी कि जी इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात फौरी तौर पर ख़त्म किए जाएं। फिर उसके बाद बात की जा रही थी इसराइल के बाइकाट की। फिर उसके बाद बात की जा रही थी ICJ के जो प्रोसीडिंग है उसके हवाले से जो जंगी जराइम के ऊपर है वो उसके नेतन्याहू के खिलाफ उसको मजीद जो है वो प्रोसीडिंग करवाई जाए, उस पर अमल दरामद करवाया जाए। लेकिन इनमें से कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ। लेकिन वहीं पर 2 चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। एक ये कि अब इसराइल को भी मैसेज चला गया, अमेरिका को भी और वेस्टर्न वर्ल्ड को भी, कि अब मुस्लिम दुनिया जो है वो इस तरफ सोच रही है कि क्या उसको नेटो की तर्ज की कोई अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेगी अपने दिफा के लिए। क्या मुस्लिम दुनिया को अब हर हालत में मगरिब पर इन्हिसार खत्म करके चीन और रशिया की तरफ देखना चाहिए। अप्रोच नजर आई। इफ आई कैन जंप इन, देयर आर 2 थिंग्स डॉक्टर साहब। पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव तो हम जरा इस सवाल के बाद डिस्कस करते हैं। बिल्कुल। डू यू थिंक कि आपने जैसे खुद कहा कि अभी सिर्फ मैसेजिंग की गेम हो रही है, मैसेज गया है, ऐलान नहीं हुआ बड़ा, क्या एक डिवाइड देख रहे हैं अमंग द लीडर्स एंड द पल्स द पीपल? कतर में दोहा में एहतजाज हुआ है, ये होता नहीं है, गल्फ में ऐसा होता नहीं है, अरब कंट्रीज में ऐसा होता नहीं है, बट नाउ जब हमला हुआ है वो खड़े हुए हैं, उन्होंने अपनी हुकूमत से कहा वी वांट एक्शन। डू यू थिंक कि इस बार जो आफ्टर दैट 1979 इस्लामिक सरबराही कॉन्फ्रेंस, उसके बाद से अब शायद ऐसी बात हुई है कि चलें लेट्स यूनाइट, या फिर इससे पहले वो जो 56 इस्लामी वाले की जो फोर्स थी उसके बाद से ये पहली मर्तबा हुआ है कि किंगडम में देख रहे हैं। यस, इन द किंग। सो डू यू थिंक कि क्या इस बार पब्लिक प्रेशर पे गल्फ से कुछ हो सकता है, या फिर अगेन ये बात सिर्फ रहेगी मैसेजिंग की हद तक? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि अभी भी पब्लिक प्रेशर का इतना एलिमेंट नहीं है, बल्कि कतर के अंदर जो एहतजाज हुआ है उसके अंदर बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट एहतजाज था। उसके अंदर वो एक दुनिया को पैगाम देना भी मकसद था कि जी कतर जो है उसके ऊपर पब्लिक प्रेशर है। एज द रियलिटी ऑफ फैक्ट मैं इस सारे समिट में जो सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ देख रहा हूँ वो ये है कि जो भी आपने इख्तलाफात की बात की, उन सब इख्तलाफात के बावजूद जिस अंदाज में मसूद परजिशकान जो हैं, ईरान के सदर जो हैं, वो मोहम्मद बिन सलमान के साथ 1-to-1 मुलाकात करते हैं, जिस तरह तुर्की के जो सदर हैं वो अब मोहम्मद बिन सलमान से बात करते हैं, जिस तरह, तो यहाँ नज़र ये आ रहा है कि मुस्लिम दुनिया को ये समझ आ गई कि अपने इख्तलाफात बुलाने पड़ेंगे और करीब आना पड़ेगा। दिस इज़ अ ग्रेट फर्स्ट स्टेप। आगे चल के इनको हर हालत में एक यूनाइटेड एजेंडे के ऊपर इकट्ठा होना होगा। देखिए, एक कॉन्फ्रेंस से बहुत कुछ अचीव नहीं हो सकता।
था, लेकिन जो पॉजिटिविटी है वो ये है कि डायरेक्शन ठीक है और इख्तिलाफात ख़त्म करने की बात हो रही है। कतर पर हमले ने एक बात की, देखिए आपको याद होगा कि चंद साल पहले सऊदी अरब और कतर के माबैन कितने ताल्लुकात ख़राब हो गए थे। तो वो सारे उन्होंने जो है इख्तिलाफात बुलाकर जहाँ एक टेबल पर इकट्ठे हुए हैं, ये ग्रेट सक्सेस है, लेकिन इसको आगे मटीरियलाइज करना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया हामिद अल-माशिकी साहब फॉर योर टाइम। अब मेरे जहन में यही बात आती है फैसल, क्या देख रहे हैं, क्या गल्फ वो सब अनडन कर पाएगा जो उसने विद यूएस और विद वेस्ट किया है? उसको अनडन करना इतना आसान नहीं होगा जब आपके मुल्क में बड़े बड़े बेड़े हों, ऐसे मुल्क के जो कि ऑलरेडी इसराइल को सपोर्ट कर रहा है वेपनरी की टर्म्स में, तो आप इसको वापस कैसे लेंगे? ये सालों की मेहनत आपने जो वहाँ लगाई है उसको सालों लगेंगे मेरे ख्याल में रिवर्ट करने में, लेकिन एक्शंस ऐसे मोमेंट्स में बीइंग पाकिस्तानी फख्र होता है कि हमारे भी इश्यूज हैं ना यूएस एंड ऑल, हमें भी देखना है। बट अनलाइक द गल्फ, जब इंडिया ने कोशिश की एक नहीं दो बार, तो दोनों बार उसका सही से, पहले तो सिर्फ एग्जाज गिराया और उसके बाद अगली बार तो ईट से ईट बजा दी। और पाकिस्तान से एक्सपेक्टेशन भी है गल्फ को। आई थिंक इस पे मजीद भी बात करेंगे आने वाले शोज में। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक का उस पर हाजिर होंगे तो उस कराची की जो स्कैंडल एक नया जो आया है, दैट जिनसी स्कैंडल, उसके हवाले से बात करेंगे, कुछ मजीद इंकिशाफात आए। स्टे विद अस। कहते हैं खुशामदीद एक बार फिर से। कुछ दिन पहले कराची की तारीख का यूँ कहा जाए कि एक ऐसा जिनसी स्कैंडल सामने आया, हम बात कर रहे हैं शबीर तनोली की, और उसके हवाले से मज़ीद इंकशाफात भी सामने आया जिसने हमें हिला दिया, क्योंकि ये बात समझ में आना मुश्किल है कि कई सालों से एक शख्स कराची में मौजूद था, दूसरे शहर से आया था, वो बच्चों को ले जाता था, उनसे ज़्यादतियाँ करता था, लेकिन किसी को पता नहीं चला। और जब लोगों को शक भी हुआ तो उन्होंने कोई स्ट्रिक्ट एक्शन इस पर नहीं लिया, जब तक कि उस शख्स ने खुद इकरार नहीं किया और उसने नहीं इस पर बात की कि वो क्या क्या करता रहा है बच्चों के साथ। आप बात करते हैं, वजिया ज़फ़र साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, आप माहिर नफ्सियात हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू मैम। आपने ऑब्वियसली ये सोशल मीडिया पर खबर चल रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे चल रही है, ये आपने सुन ही लिया होगा कि ये शख्स कितना घिनौना फेल कर रहा था, और बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं इसके पास जूस लेने आते कैसे भी अपने क्वार्टर्स में ले जाता था, और अभी हमें नहीं पता कि एक्चुअल नंबर्स क्या हैं, अभी तो हम देखेंगे। फिर उसके पास से वीडियोस निकली है, क्या जहनियत होती है इन लोगों की, ये कैसे एक के बाद एक बच्चे को अपनी हवस का निशाना बनाते रहते हैं और इनको एहसास नहीं होता कि क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अगर हम बात करें साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की, तो मेन इंपॉर्टेंट है इसमें पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को देखा जाता है, और ऑब्वियसली जो लोग ऐसे काम करते हैं उनकी ना ही कोई नॉर्मल पर्सनालिटी होती है, ना ही उनका चाइल्डहुड नॉर्मल होता है। उनके ट्रॉमाज होते हैं, उनकी पर्सनालिटी के अंदर बहुत सारे इश्यूज होते हैं। मेनली बच्चे को टारगेट करने का मेन रीजन ये भी होता है कि उनको इजीली टारगेट किया जा सकता है, और बच्चे हाँ, तो ये वो चीज़ है कि लॉन्ग प्रोसेस में है, कुछ लोग उसको शॉर्ट प्रोसेस में भी रख लेते हैं, और वो आप नोट करें कि जो वीकनेस जो होती है बच्चों को देखा जाता है कि वो ना अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं, ना बोल सकते हैं, तो अक्सर लोग अपना अब्यूज, बचपन का ट्रॉमा उन पे ही प्रोजेक्ट कर देते हैं। और मेनली पीडोफाइल के बारे में अगर पढ़ा जाए तो इसमें एज रेंज देखी जाती है कि जो स्पेसिफिक एज रेंज है उसमें उनको ये बच्चों को टारगेट करते हैं। अब उसका है कि उसमें मेनली ये देखा गया है कि जो लोग ये कंटिन्यूसली हरकत करते हैं उनमें उनकी पहली 2-3 अटेम्प्ट्स बड़ी अच्छी जाती है, उनके अंदर एक बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है और उनको लगता है कि नो दिस इज वी कैन डू, और उनको बड़ा अच्छा फील होता है। अच्छा फील होने का ताल्लुक ट्रॉमा से होता है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से होता है, और मेनली उनके अपने अंदर बहुत सारी चीजें सप्रेस होती हैं जो हेल्दी वे में नहीं निकलती। और हमारे बहुत सारे, अगर हम देखें इस तरह के तबकात में लोग ऐसे मौजूद हैं जिनके फाइनेंसिस को हम देखते हैं, बैकग्राउंड्स को देते हैं, इनकी मेंटल हेल्थ टोटली जो है वो उस लेवल की होती है कि उनकी जो फीलिंग्स हैं, अटैचमेंट्स हैं, वो बहुत पुअर होती हैं। तो एक एहसास होता है ना इंसान, ह्यूमैनिटी लेवल का जो एहसास होता है बेसिक, वो भी फिर इनके अंदर खत्म हो जाता है। अच्छा वजिया, अब इसमें हम इसको एक ब्लैंकेट कवर तो नहीं दे सकते ना, ये नाम दे के कि क्योंकि किसी के साथ ये हुआ तो ही इज एंटाइटल्ड और शी इज एंटाइटल्ड टू डू दैट, वी कांट डू इट। इसी तरीके से हम ये भी ब्लैंकेट कवर नहीं ले सकते कि जी अगर भूखमरी है तो एक दूसरे को मारना शुरू कर दो, एक दूसरे से रोटी छीनना शुरू कर दो, ये भी नहीं हो सकता। ऐसा पहली मर्तबा ये केस भी नहीं आया है, हम ऐसे कई केसेस देख चुके हैं, कसूर से लेके कराची तक इस तरह के सेवरल इंसिडेंट्स। माय क्वेश्चन इज कि पहले तो ये शायद रिपोर्ट नहीं होते थे या पहले मीडिया इतना वाइब्रेंट नहीं था तो ये चीज़ें सामने आती भी नहीं थी, अब ये चीज़ें रिपोर्ट भी होती हैं, लोगों में शऊर भी आया है, इसके बावजूद भी
लोग, इस तरह के लोग ये कैसे करेज इकट्ठी कर पाते हैं, नोइंग द फैक्ट कि यार अगर मैं पकड़ा गया तो मेरे साथ क्या होगा, रिपोर्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, या फिर अगर इसको माइन्यूट भी कर लूं, अगर किसी ने बच्ची ने चिल्ला दिया तो मैं क्या करूंगा, मतलब कि दिस इज नॉट जस्ट ओनली पॉवर्टी फैक्टर या ट्रॉमा फैक्टर, तो वो डर कहां गया, वो फियर कहां गया? इट्स मोर देन दिस। अच्छा, इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि इसमें मेजरली जो चीज काउंट होती है ना, वो रिपीटिशन जो मैंने पहले मेंशन किया, और इसमें इंसान का जो लॉजिकल माइंड, एक्टिव माइंड होता है ना, जो वो देखता है कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे या क्या चीजें कैसे इम्पैक्ट कर सकती है मेरे इमेज पे, मेरी लाइफ में। आप देखिए इम्पल्सिविटी वो वही चीज है जो सिम्टम है, जब बढ़ता है तो अभी रिसेंटली केस में देख रही थी, 10 रुपए के पीछे 2 लोगों का झगड़ा हुआ और उन्होंने छुरियां मार दी दूसरे को। अब बात सिर्फ 10 रुपए की नहीं है, बात उनकी उस चीज की रिस्पॉन्स की है, बात कॉन्सिक्वेंसेस की भी नहीं है। कुछ लोग अपना माइंड बस प्रेजेंट में देख रहे होते हैं, उनको कोई कॉन्सिक्वेंसेस की ना सोचने की समझ होती है। और मैं बिल्कुल ये चीज नहीं मेंशन करी कि ये चीज को जस्टिफाई कर रही है, हम एक्चुअली माइंडसेट के बारे में बात करें कि माइंडसेट, क्योंकि हम जब नॉर्मल माइंडसेट इन चीजों पे बात कर रहे होते हैं, उनके लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं होता किसी भी फॉर्म में, तो वो उस चीज पर डिस्कशन करते हैं कि एक्चुअली इनके माइंड में क्या चल रहा है। तब नॉर्मेलिटी यही होती है कि आप लॉन्ग टर्म में भी नहीं सोच रहे, और आपकी सेल्फ कंट्रोल बहुत पुअर होता है, इम्पल्सिविटी आपकी बहुत बढ़ जाती है, और आपके सप्रेस इमोशंस, अच्छा मैं मेन चीज ऐड करूंगी, सप्रेस इमोशंस इतने ज्यादा होते हैं ना कि जहां आपका बस चलता है बिना सोचे समझे आप एक्ट कर देते हैं, चाहे कत्ल करना हो, चाहे रेप के केसेस हो, चाहे अगवा करना हो, ये चीजें तब आती। डॉक्टर साहिबा, इन द लास्ट 10 years में भी गुलाम हो जाता है पाकिस्तान में पीडोफाइल्स बहुत ज्यादा रिपोर्ट होने लगे। अब उसके पीछे क्या वजह है? ये कि जी बच्चे आसान हदफ होते हैं, वो अपनी हवस बच्चों पर निकालते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन हमारी सोसाइटी को ये समझने की ज़रूरत है, पहले बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, हमारी नॉर्म नहीं है, हम बच्चों को जिस तरह से ट्रीट करते हैं, हमें नहीं लगता कि मेरे आसपास कोई ऐसा शख्स है जिससे मेरे बच्चे को खतरा होगा। तो फिर as a person, as a parent, as a person who is responsible for the society मेरे गिर्द जो बन रही है, मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं देखूं कि मेरी सराउंडिंग्स में कौन सा ऐसा शख्स है जो कि बच्चों के आसपास बहुत नजर आ रहा है। Yes, it's very important। मैं प्लीज ये चीज आपके प्रोग्राम से मतवसत से ये कहना चाहूंगी, क्योंकि मेरे पास ऐसे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, इस तरह के लोगों को घर वाले छुपाते हैं, मतलब अगर उनके बेटे ने ऐसे कर लिया या बाप, बहुत कॉमन केसेस आ रहे हैं, वो घर में ही रेप अगर करे, घर में अगर इस तरह की हरकत करे तो घर में फीमेल भी छुपा देती हैं कि आपने नहीं बोलना। और ये इतना, आई एम रियली सॉरी टू से, इस चीज को मैंने उस तरह के केसेस देखे, स्टेप सर ने भी चीजें की हैं, तो ये वो चीजें हैं, किसी का भी माइंड, हम तो ये कहते हैं ना कोई गांव में होगा, कोई इस तरह की चीज होगी, हमें नहीं पता होता हम जिन रिश्तेदारों में बैठे वो हमारे बच्चे के साथ क्या कर चुके हो। जब कई दफा अडल्ट्स आते हैं, मैक्सिमम अडल्ट्स 82% अडल्ट्स के बचपन में कहीं ना कहीं अपने रिश्तेदारों के साथ उन्होंने किया होता है उन बच्चे के साथ। तो मैं एक चीज ऐड करूंगी कि बाउंड्री, सबसे पहली चीज कि अपने बच्चे की बाउंड्री बनाएं, दूसरे बच्चे को बताएं गुड एंड बैड टच, बच्चे को कौन बिल्कुल ठीक है वजिया, बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट सामने आया। क्योंकि हमारा वक्त महदूद है, बट आपने जो बात की दैट्स एब्सोल्युटली पिन पॉइंट। चले अब हम टू टेक अ लिटिल ब्रेक, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और शो से शुरू से लेकर मिड ऑफ द शो और टुवर्ड्स द एंड हमने एक बात बार बार जिसके ऊपर एम्फसाइज किया है, वो ये कि हमारे इर्द गिर्द जो इस वक्त माहौल बना हुआ है, सैलाबी माहौल, चाहे वो सिंध हो, पंजाब हो, यहाँ पर एरियाज़ में इस वक्त दोबारा बारिशों की जो बात आ रही है, उससे ठीक है रेस्क्यू का काम तो होता है, लेकिन इसके अलावा एक बड़ा इम्तिहान होता है वहाँ जो लोगों में पनपने वाली बीमारियाँ हैं उनको कैसे एड्रेस किया जाए। और ख़ासतौर पर जब हम ये कहते हैं कि आसपास पानी जमा हो गया है, तो फिर एक दिमाग में बात आती है कि जो पानी से फैलने वाली बीमारियां हैं उनको किस तरह से एड्रेस किया जाए, और कौन सी बीमारियां हैं जिनको हमें समझना चाहिए कि वो हमारे लिए मुश्किल पैदा कर सकती हैं उन लोगों के लिए जिनको रेस्क्यू किया गया। डॉक्टर बिलाल शम्स हमारे साथ मौजूद हैं, आप माहिर अमराज जिल्द हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब फॉर योर टाइम टुडे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट मेरे जहन में ये बात आती है कि इतनी बीमारियां फैल रही हैं, इस वक्त मैं क्या समझूं, मुझे किस किस चीज़ से अपने आप को बचाना है, या उन लोगों की मैं बात कर रही हूँ जो इस वक्त घिरे हुए हैं सैलाब में। जी बहुत अच्छा सवाल है आपका, और ख़ुसूसन इस सैलाबी सूरत हाल में एक तो इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं,
चाहे वो फंगल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो। इसके अलावा ये जो इन्फेस्टेशंस हैं, ये जो मुख्तलिफ चीज़ें काटती हैं स्किन को, जिसके बाद दाने निकल आते हैं, उसका एक बहुत बड़ा इशू है। और साथ में खारिश की बीमारियाँ, मुतादी खारिश या वबाई खारिश, ये बड़े मसाइल है सैलाब ज़दगान के अंदर। तो मुझे ये बताइए डॉक्टर साहब कि ये तो एक लॉन्ग टर्म इलाज मांगते हैं, मैं लाइक स्किन का इलाज जल्दी नहीं हो पाता, क्या कोई ऐसा काम है जो हम प्रीएम्प्टिव कर सकें लोगों के साथ के और फिर एक से दूसरे में मुंतकली को बचाया जा सके? जी, ये शॉर्ट टर्म अगर आप इसको कंट्रोल करें, अब्रप्टली कंट्रोल करें, प्रिवेंटिव मेजर्स पहले से लें, तो फिर ये मसला बढ़ता नहीं है। इसमें होता ये है कि अगर एक बंदा किसी भी फैमिली का मुतासिर हो जाए, खुसूसन ये जो मुतादी खारिश के मसाइल हैं, तो फिर पूरी फैमिली बच सकती है और पूरी कम्युनिटी बच सकती है। और इसके अलावा ये फंगल इन्फेक्शंस का बहुत बड़ा, चूंकि सैलाबी इलाकों के अंदर नमी वगैरह का सूरत-ए-हाल बाकी इलाकों से ज्यादा होता है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा जो मुख्तलिफ किस्म के गोल गोल निशान बॉडी पे आ रहे हैं, जिसके बाद सिवियर इचिंग और पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो जाती है। अगर उस इंडिविजुअल को आप ट्रीट करें बर वक्त, जिसको ये मसला है, तो फिर बाकी फैमिली और पूरी कम्युनिटी में ये फैलाव रुक जाता है। तो होना ये चाहिए कि गवर्नमेंट को और मुखैर हजरात को सैलाब ज़दा इलाकों में मुख्तलिफ जो स्पेशलिटीज़ है, स्पेशली जो डर्माटोलॉजी की स्पेशलिटी है, उनकी खिदमात ली जाए, वहाँ पे बुलाया जाए और उनसे बर वक्त जो है ना वो ट्रीटमेंट करवाया जाए और वो मेडिसिन, वो अद्वियात फराहम की जाए। कोई इंजेक्टेबल्स भी होते हैं इसमें डॉक्टर साहब? बिकॉज मैंने ज़्यादातर समझा है आप मेडिकेशन, आप टैबलेट्स ले लेते हैं, आप टॉपिंग क्रीम्स लगा लेते हैं, लेकिन कैन वी हैव सम इंजेक्टेबल्स इन दिस एज वेल जो आपको बचा सकें? बिकॉज ये एक ऐसी इनोवेशन है जिसका मैं वेट कर रही हूँ इन एरियाज में जो अफेक्ट होते हैं सैलाब से। जी, कुछ ऐसी बीमारियां जिसमें हम इंजेक्शंस का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे एक छोटे मच्छर जैसा एक वो है, उसको कहते हैं सैंड फ्लाई। उसके काटने से एक्सपोज्ड पार्ट्स पे, जहाँ पे हाथ है, फेस है, पाँव है, वहाँ पे दाने निकल आते हैं, जिसको कुछ लोग मच्छर दाना कहते हैं, कुछ लोग साल दाना कहते हैं। तो ये एक ऐसा इशू है जिसमें हमें इंजेक्शंस की भी जरूरत पड़ती है लिशमनियासिस की बीमारी के अंदर, जो सैलाब ज़दा इलाकों में बढ़ रही है। सही। तो ये जो हाइजीन का मसला है जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शंस की बात करते हैं, उसका भी यही लॉन्ग टर्म इलाज, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है रिसोर्सेज लिमिटेड है ना, और हाइजीन नहीं आप हर वक्त मेक श्योर कर सकते। हाइजीन को मेक श्योर करना बड़ा जरूरी है और इसको बड़ा आसान तरीके से आप कर सकते हैं। अच्छा। आप उन इलाकों में साबुन, शैम्पूज वगैरह या जो जनरल हाइजीन मेंटेनेंस है, वो चीजें मैसर करा दें उन कैंप्स के अंदर। वो बड़ा आराम से, मतलब पहले सफाई शुरू होती है आपके हाथ से, तो जब हाथ ही साफ नहीं होगा तो फिर बाकी जिस्म का बंदा कैसे ख्याल रख सकता है? तो कम से कम हाइजीन मेंटेनेंस रखने के लिए आप साबुन, सैनिटाइजर्स वगैरह का जो है ना वहाँ पे वो करवा लें, सप्लाईज जो है ना वो मेक श्योर करवा लें। ये सैनिटाइजेशन। अच्छा, हमने अभी तक डॉक्टर साहब बात ये की है कि जो हमारी जिल्द है, जो एक्सपोज पार्ट है, गंदा पानी लग गया उस पर तो उस पर कुछ मसला हो गया, कीचड़ उस पर टच हो गया तो मसला हो गया। लेकिन इन एरियाज़ में जैसे कि आपको पता है कितना मुश्किल है टू प्रोटेक्ट योर थिंग ना। एक तो चीज़ ये, दूसरी ये कि गंदे पानी और अफेक्टेड फूड आइटम है, उससे दीगर बीमारियां तो हो ही रही है। हाँ, तो क्या फूड इंटेक से भी इस तरह के गंदे फूड इंटेक से स्किन पे भी असर पड़ रहा होता है इन दीज एरिया? जी बिल्कुल पड़ रहा होता। कुछ ऐसी न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज हैं, कुछ ऐसे ग़िज़ाई किल्लत के मसाइल हैं जिससे खसूसन बच्चों के अंदर जिस्म के मसाइल बढ़ रहे हैं, जिसको हम प्रोटीन कैलोरिक माल न्यूट्रिशन कहते हैं। उसकी स्किन के ऊपर मैनिफेस्टेशंस है, जिल्द पट जाती है, खुरदरी हो जाती है, खारिश करने लगती है, और बाल बच्चों के जो है ना वो बिल्कुल गोल्डन हो जाते हैं, स्पार्स कम हो जाते हैं, और वो बच्चा उनमें सूजन पैदा होती है हाथों पैरों में, इवन एब्डोमेन के अंदर पेट सूज जाता है, हाथ पैर सूज जाते हैं। ये
है तो जल्दी बीमारी, लेकिन ये न्यूट्रिशनल कॉज डेफिशिएंसीज की जो वजह है से वो फैल रही न्यूट्रिशन होती है। डेफिशिएंसी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब फॉर योर टाइम, इट वाज वंडरफुल टू हैव यू। कि इस वक्त क्या ऐसे अमराज हैं जिनके बारे में हम जानते भी नहीं हैं, लेकिन जो फ्लड इफेक्टीज हैं वो उससे जूझ रहे हैं। चलिए आपसे मुलाकात होगी कल, इतना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।